डियर स्टूडेंट, लीट लैंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कविता के साथ उपस्थित हो रहा हूं। यदि आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये कविता आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ये कविता केवल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ही नहीं बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बैठने वाले हैं, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसके उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर दृष्टिकोण से ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसमें आज जिस चीज़ को हम करेंगे, जो रिकवर करेंगे, कविता का नाम है ओड टू द वेस्ट विंड, पीवी शेली। सबसे पहले हम पोएट्स इंट्रोडक्शन देखते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम है, इसको भी मैंने बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें किस बात पे बात की गई है, अर्थात थीम की बात करेंगे। फिर हम इसकी समरी की बात करेंगे कि इसमें समरी हम बात देखेंगे कि ये इनफैक्ट ये इसमें पोएट कहता क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके जो है इंट्रोडक्शन से, पोएट की इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं कि पोएट क्या कहना चाहता है, इसमें कौन है और कब से इसने शुरू किया था। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। पर्सी बायसी शैली अर्थात पीवी शैली 1792 to 1822 was a revolutionary romantic poet known for lyrical intensity। ये क्या है कि जो एक पीवी शैली 1792 से 1822 ईस्वी तक था और इसे एक क्रांतिकारी रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है, जिसका जो है एक जो उसका है एक उग्र आइडियलिज्म है, एक अलग तरीके का आदर्श है, जो है जिसको कहा जाता है प्रबल भावना। उसकी एक उग्र भावना है और वो भावनाओं को प्रस्तुत करता है। पोएट नोन फॉर लिरिकल इंटेंसिटी, जो लिरिकल इंटेंसिटी के नाम से जानी जाती है, अर्थात लिरिकल भावनाओं के नाम से जानी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है। इसका एक आदर्श है एंड बिलीफ, और वो विश्वास करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एंड बिलीफ इन पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, और उसका विश्वास है, जो उसकी प्रबल भावना है, जो विश्वास है, जो अंदर चाहता है कि वो विश्वास है पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। उसे पॉलिटिकल और आध्यात्मिक दोनों जो है फ्रीडम चाहिए। किस तरीके का कि दोनों तरीके की फ्रीडम चाहिए। आगे वो कहता है शेली रेडिकल थिंकर, लिरिकल प्रॉफिट ऑफ चेंज है। देखिए शेली इज रेडिकल के माने यहाँ पे जो आया हुआ है, ये भी आता है क्रांतिकारी है, एक क्रांतिकारी थिंकर है, एक विचारक है। और लिरिकल जो है, जो इसमें जो की जाती है लिरिक पोएट जो ये है। और ओड टू द वेस्ट विंड है, ये लिरिकल जो कहा जाता है आत्म अभिव्यक्ति, जिसमें आदमी अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, उसी को जो है इसमें किया गया है, प्रस्तुत करता है। सॉरी, इस कविता में नहीं बल्कि सभी कविता में वो प्रस्तुत करता है। किसको? अपने अंदर जो है अपनी जो उसकी थॉट्स हैं, जो अपने विचार हैं, उसी को गीत के माध्यम से वो प्रस्तुत करता है। लिरिक में कोई भी पोएट है जब वो लिरिक लिखता है तो अपनी इंटरनल भावनाओं को प्रस्तुत करता है। थोड़ा सा माइंड दूसरी तरफ चला गया था। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम की बात करते हैं तो इसमें रिटन इन 1819, ये 1819 में लिखी गई थी। दिस ओड एड्रेस द माइटी वेस्ट विंड। इस विंड में इस पोएम में जो शैली है वो माइटी वेस्ट विंड को एड्रेस करता है। वेस्ट विंड जो होती है, पछुआ हवा जो है, जो पश्चिम से चलने वाली हवा होती है, उसको एड्रेस करता है और उसकी शक्ति को के साथ साथ उसकी उपयोगिता पर भी वर्णन करता है। और यही कह रहा है कि माइटी वेस्ट विंड, इस शक्तिशाली हवा के बारे में बात करता है। सिंबलाइजिंग चेंज, और इसे सिंबलाइज करता है कि वेस्ट विंड जो है ना, ये एक बड़ा परिवर्तन लाती है। और ये बड़े परिवर्तन, इस परिवर्तन को ये मनुष्य के, इंसान के परिवर्तन से जोड़ देता है। किस तरह जोड़ता है आगे देखिए। सिंबलाइजिंग, ये जो कह रहा है सिंबलाइजिंग चेंज, डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन, ये दोनों चीजों को, एक तो वो चेंज करता है, दूसरी चीज इसमें आती है कि इस कविता में कि वो ये हवा जो होती है ना, बहुत सी चीजों को बर्बाद कर देती है, लेकिन उसी के बाद रीजनरेशन, फिर जब ये हवा बर्बाद करने के बाद फिर क्या होता है कि सारी चीजें रीजनरेट होती हैं,
उत्थान होता है, जो है पतन के बाद फिर उनका पुनर्जागरण होता है, तो उसी चीज को कहता है शेली कि शेली यूजेस द विंड एज द मेटाफर फॉर द क्रिएटिव पावर। और वो इसे मेटाफर के रूप में कह रहा है, इसे एक अलंकार के रूप में, मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में कर रहा है, इसको रूपांतरित कर रहा है कि क्रिएटिव पावर है। शेली यूजेस द विंड एज अ मेटाफर फॉर क्रिएटिव पावर, वो इसे क्रिएटिव पावर के रूप में, मेटाफोरिकल रूप में प्रयोग कर रहा है। अ पैशनेट एपोस्ट्रोफी टू द वेस्ट विंड एज अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। ये क्या कर रहा है? अपैशनेट, इंपॉर्टेंट बातचीत देखिएगा, ये जो है अपैशनेट, आवेशपूर्ण, एक या आवेशपूर्ण जो है एपोस्ट्रोफी, एक जो चिन्ह के रूप में, एक यूं कह लीजिए, हाँ एक निशान जान लीजिए, एपोस्ट्रोफी एक चिन्ह होता है, तो उसी एपोस्ट्रोफी के रूप में इसे प्रयोग कर रहा है टू द वेस्ट विंड को एज द डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। इसे दोनों बात कहता है, ये डिस्ट्रॉयर भी है और फिर प्रिजर्वर भी है, ये प्रिजर्व भी करती है, सेफ भी करती है। अगर हम थीम की बात करते हैं तो इसमें थीम आती है क्या क्या? पावर ऑफ नेचर, नेचर के पावर को ये बताता है। फिर उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ, डेथ और मौत और फिर रीबर्थ के बारे में बात करता है। पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन की बात करता है। पोएट एज अ प्रॉफिट है, वो अपना एक अलग फॉर्म देता है, उसके अपने बताता है। रिन्यूअल ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट के रिन्यूअल की बात करता है कि जो आदमी की आत्मा है, जो सोच है, जो विचार है, वो रिन्यूअल होना चाहिए, वो चेंज होते रहना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिजेनरेशन है, बर्बादी और फिर रिजेनरेट है, जो है मतलब पुनरुत्थान है या पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। पोएट एज एजेंट ऑफ चेंज, ये कहता है कि ये परिवर्तन का एक एजेंट है, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये 3-4 पावरफुल थीम्स इसकी थी। आइए बिना देर के हुए इसकी हम समरी की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम शेलीज ओड इज एन एक्सटेंडेड एड्रेस टू द वेस्ट विंड। ये जो है शेली की जो ये ओड है, ये विस्तारित है, किसके में? एड्रेस टू द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड को एक विस्तारित रूप दे रहा है, विस्तारित रूप में इसे एड्रेस कर रहा है। किसको? वेस्ट विंड को, पछुआ हवा को। इमेजिन्ड, और क्या करता है? इमेजिन्ड, वेस्ट विंड इमेजिन्ड एज एन एलिमेंटल एजेंट दैट बोथ डिस्ट्रॉयज एंड फर्टिलाइज। ये क्या कहता है? उसको इमेजिन करता है एज अ एलिमेंटल एजेंट, इसे एक एलिमेंटल एजेंट के रूप में इसे क्या करता है? लाता है कि एक कोई चीज है, एक वस्तु के रूप में इसे प्रस्तुत करता है, जो क्या कहता है? दैट बोथ डिस्ट्रॉयड एंड फर्टिलाइज, ये जो बर्बाद करती है फिर फर्टिलाइज करती है, अर्थात उगाती है, किसी नई चीज को लाने में सहयोग होता है। तो ये इसी की बात करता है कि पछुआ हवा जो है, वेस्ट विंड जो है, को इस तरीके से वो इमेजिन करता है जैसे कोई एक नई चीज है, जो पुरानी चीज को बर्बाद करके एक नई चीज को, एक नई फसल को उगाता है, नई फसलों के लिए बात कर रहा है। इन द ओपनिंग स्टैंजा, शुरुआती स्टैंजा में जो पहला दूसरा स्टैंजा है, तो ओपनिंग स्टैंजाज, द विंड इज पिक्चर्ड स्कैटरिंग डेड लीव्स, सिंबल्स ऑफ डिके, इट ऑल्सो सोइंग सीड्स दैट विल ग्रो इन स्प्रिंग। देखिए सबसे पहले स्टैंजा में वो कहता है ना, इन द ओपनिंग स्टैंजा, द विंड इज पिक्चर्ड, हवा को एक रूप दिया गया, एक पिक्चर दी गई है, शक्ल दी गई है। और किस तरीके की शक्ल दी गई है? पिक्चर स्कैटरिंग, बिखर जाता है। क्या चीज बिखर जाता है? डेड लीव्स, जो पत्तियां हैं, जब पछुआ हवा चलती है तो सारे पेड़ सूख जाते हैं, सारी पत्तियां सूख करके वो गिर जाती हैं, अर्थात यूं कह लीजिए पतझड़ का जमाना होता है और पत्तियां झड़ जाती हैं, तो स्कैटरिंग बिखर जाती हैं। कौन सी? डेड लीव्स, अर्थात सूखी हुई पत्तियां जो है बिखर जाती हैं, सारे हर तरफ फैल जाती हैं। सिंबल्स ऑफ डिकेड, ये तो एक सिंबल है कि ये बर्बादी का समय है, सारे पेड़ नंगे हो गए, उस पर जो हरियाली थी वो सारी समाप्त हो गई। ये तो एक सिंबल है कि ये डिकेड है, ये बर्बादी का सिंबल दिखाता है। इट फिर भी ऑल्सो सोइंग सीड्स, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये पछुआ हवा चलती है, मौसम नॉर्मल होता है, तो लोग बीज बोते हैं।
सोइंग सीड्स, वो बीज बोते हैं, आल्सो सोइंग सीड्स। और फिर उसके बाद क्या होता है, दैट विल ग्रो इन स्प्रिंग, और जब मौसम में बहारा आएगा तो ये सारे जो है उग जाएंगे, फैल जाएंगे। इट ड्राइव्स स्टॉर्म क्लाउड्स एंड स्टार्स द वाटर्स एक्टिंग अक्रॉस द अर्थ एयर एंड सी। और फिर क्या कहता है कि इसमें 2-4 बातें आ जा रही है। इट ड्राइव्स स्टॉर्म क्लाउड्स एंड स्टार्स द वाटर एक्शन अक्रॉस अर्थ एयर एंड सी। ये बहुत सी चीज़ों की बात कर रहा है कि पहले तो ये बिखर जाती हैं, जब पछुआ हवा चलता है तो सारी पत्तियां सूख करके डेड हो जाती हैं और गिर जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इट ड्राइव्स स्टॉर्म, और फिर उसके बाद ये हवाओं को ड्राइव करते हैं, अर्थात चलाता है। क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों को चलाता है। एंड स्टार, और जो है जैसे फिर उसके बाद ये क्या कहता है, एंड स्टार्स, वो चलाता है किसको, द वाटर्स, पानी को। जैसे हम लोग स्टार के माने होता है किसी चीज को ऐसे हिलाना या उसमें भूचाल लाना। जैसे हम किसी चीज को ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो उसी को ये कहता है कि स्टार्स क्या, द वाटर्स। और ये जो पछुआ हवा है वो हवा को, बादलों को हिला देती है, और फिर उसके बाद एक्टिंग अक्रॉस अर्थ, और फिर उसके बाद वो पूरी जमीन पर फैल जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। और क्या था, अर्थ एयर एंड सी, और हर तरफ समुंदर पर, हवाओं में, हर तरफ फिर वो पानी फैल जाता है। द पोएम, आगे जो बात इसमें होती है कि इट ड्राइव्स द क्लाउड्स एंड स्टार्स द वाटर्स स्क्रीनिंग द अर्थ एयर एंड सी। द पोएम मूव्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव कॉस्मोलॉजी टू द पर्सनल पिटिशन। ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि ये जो हवा है ना, वो क्या होती है कि अब आगे जो पोएम जब आगे बढ़ती है तो ये एक क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव कॉस्मोलॉजी ले लेती है। एक कॉस्मोलॉजी कहते हैं, एक ब्रह्मांड होता है, जो है कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड का विज्ञान जो होता है, वो उसके बारे में वो बात कर रहा है कि ये पोएम मूव्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव कॉस्मोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव भूल जाता है, ये हवा किधर चलती है, तो द पोएम मूव्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव कॉस्मोलॉजी टू द पर्सनल पिटिशन। ये जो विज्ञान है, अर्थात ब्रह्मांड का जो विज्ञान है, उस तरफ से मूव करके टू पर्सनल पिटिशन की तरफ चली जाती है, पर्सनल व्यक्तिगत अनुरोध की तरफ चली जाती है। देखिए अभी तक तो वो ये क्या था, ब्रह्मांड की बात कर रहा था कि हवा चल रही है और बादल को हिला देती है, बादल को झोड़ देती है, बादल इधर से उधर होने लगते हैं, हवाएं उनको लेकर चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं, ये सारी चीजें करती है। अभी वो पोएम में इनको ब्रह्मांड से जोड़े हुए था, लेकिन अब क्या होता है, टू पर्सनल पिटीशन, अब ये व्यक्तिगत अनुरोध की तरफ चला जाता है, व्यक्तिगत अपने भावनाओं को प्रस्तुत करने की तरफ चला जाता है। और क्या कहता है आगे, क्या कहता है, Shelley longingly wished to be infused with the wind's energy so his own poetic voice might carry revolution and renewal। अब क्या आता है इसमें कि जब शेली longingly wishes, अब ये क्या होता है, अब फिर उसके बाद उसकी एक बहुत बड़ी चाह होती है। longingly माने चाह होना, लालसा होना, wishes और इच्छा होना, to be किसके लिए, टू बी इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड के माने तो होता है विरोध, टू बी इन्फ्यूज्ड क्या कहता है कि जो है टू बी इन्फ्यूज्ड विद द विंड्स एनर्जी, वो विंड्स की एनर्जी के साथ इन्फ्यूज हो जाता है। देखिए इन्फ्यूज के माने कई आते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके सिस्टम में कई चीजें आएंगी कि एक तो ये हो जाता है कि ये किसी चीज से जुड़ता है, इन्फ्यूज ये जुड़ जाता है, या यहाँ पे वर्ड जो आया हुआ है, जो वर्ड आया हुआ है इन्फ्यूज्ड है, बी विद द विंड्स एनर्जी सो हिज ओन पोएटिक वॉइस माइट कैरी रिवोल्यूशन एंड रिन्यूअल। हाँ वो ये कहता है इसमें, अब यहाँ पे इस पोएट में ये कहता है कि वो
हवा से, नेचर से वो जुड़ जाता है, वो हवा से अपने को जुड़ जाता है। और क्यों जुड़ जाता है? ताकि पोएटिक वॉइस, ताकि सो हिज ओन पोएटिक वॉइस, उसकी खुद की जो पोएटिक वॉइस है, जो कविता में अपनी बात कहना चाहता है, माइट कैरी रिवोल्यूशन, ताकि उसको जो रिवोल्यूशन लेके चले जाए, रिवोल्यूशन की तरफ लेके चले जाए, अर्थात एक बड़े चेंज की तरफ लेके चला जाए। रिवोल्यूशन के माने क्रांति, तो क्रांति के माने यहाँ पे परिवर्तन है कि जो है एक बड़े परिवर्तन की तरफ लेके चला जाए। वो अपना चाहता है कि वो उसकी क्रांति, उसके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाए। अर्थात यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है, अर्थात शैली ये कहना चाहता है कि वो वेस्ट विंड को अपने से इन्फ्यूज कर देता है, जोड़ देता है, ताकि हवा की एनर्जी से अपने आप को जोड़ देता है, ताकि उसकी पोएटिक आवाज जो है वो क्या हो जाए, एक क्रांतिकारी रूप धारण करके एक नई चीज बन जाए। अर्थात वो अपनी कविता को एक नया रूप देना चाहता है। और वो कौन सा रूप देना चाहता है ये देखिएगा। ही लाइक्स himself alternately to a leaf, और अपने आप को अल्टरनेटली कहता चाहता है, टू a leaf, अपने आप को एक उसी डेड लीफ की जगह पर वो रखना चाहता है। क्या चीज है? अ क्लाउड, और उस बादल की तरह रखना चाहता है। एंड अ वेव फ्रेजिल, और वो एक फ्रेजिल वेव की तरह जो है बनना चाहता है। फ्रेजिल वेव जाने वाला होता है कि किसके एंड अ वेव फ्रेजिल, फ्रेजिल कहते हैं उसका जो समाप्त होने वाला है, अर्थात टूट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। और फिर उसके बाद क्या कहता है? फ्रेजिल वॉइस माइटी कैरी लीफ क्लाउड waves fragile passive forms that still wishes to be lifted and animated by the wind। देखिए अब क्या है कि जिस तरीके से मनुष्य ये बताना ये चाहता है, शैली ये बताना चाहता है कि मैं अपने आप को भी उसी बादल, उसी पत्ती के रूप में लाना चाहता हूं, जो पहले तो लगता है कि ये बर्बाद हो गई है, ये जो है क्षणभंगुर है। उसी तरीके से हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, हम भी क्षणभंगुर हैं, अर्थात थोड़ी देर में समाप्त हो जाने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के ये जो है वेव्स फ्रेजिल, ये जो लहरें हैं ये टूट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और ये फिर उसके बाद यहाँ से पैसिव ये फॉर्म्स है, और फिर उसके बाद क्या कहता है? पैसिव फॉर्म्स है दैट passive forms that still wishes to be lifted and animated by the wind। और फिर उसके बाद ये कहता है कि वो तो क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक विश आती है, एक जोश आता है, एक चाह आती है। वो क्या चीज? कि वो फिर से एक विश टू बी लिफ्टेड, कि उसे उठा दिया जाए, ऊपर उठा दिया जाए, एंड एनिमेटेड, और उसे एक जो है एक जोशीली चीज बना दिया जाए, एक उपयोगी चीज बना दिया जाए। किसके द्वारा? बाय द विंड, हवा के द्वारा। जैसे ये हवा है, वेस्ट विंड है, और जब वेस्ट विंड आती है तो सारी चीजों को तो देखने में वो बर्बाद कर देती है, लेकिन यही बर्बाद करने वाली हवा फिर बाद में उन सारी चीजों को हरियालियों से भर देती है। किसान खेत में जब बीज को बो देते हैं तो फिर वो नई लहलहाती फसल के रूप में क्रिएट हो जाती है। तो वो भी यही चाहता है कि जिस तरीके से मैं क्षणभंगुर हूं, मेरा एक अस्तित्व समाप्त होने वाला है, लेकिन मेरे साथ भी हवा ऐसा ही करे कि फिर मुझे एक नए फॉर्म में, एक नए रूप में, एक नए पेड़ में, एक नए जोश में मुझे पुनः लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे। वही ये बात कहना चाहता है। कहता है कि बाय द विंड। आगे क्या कहता है? द क्लोजिंग अपील आस्क द वेस्ट विंड टू लिफ्ट। ये क्या कहता है? द क्लोजिंग अपील। और फिर उसके बाद वो अपील करता है, फिर वो जो है अपनी बात कहता है। और क्या कहता है? द क्लोजिंग अपील आस्क द वेस्ट विंड। और फिर उस वेस्ट विंड से कहता है टू लिफ्ट, अरे उठा देना यार। क्या कर रहा है? लिफ्ट हिज वर्ड्स एंड स्कैटर देम लाइक लीव्स अक्रॉस द नेशन। और कहता है कि उसे जो है वह जैसे पछुआ हवा होती है तो वो पत्तियों को उड़ा के लेके चली जाती है, और फिर कहाँ लेके जाती है? पता नहीं कहाँ लेके जाती है, पूरी दुनिया में लेके चली जाती है, कि पूरे देश में फैला देती है। कहाँ कहाँ वो हवाओं को लेके जाती है। तो उस वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट करता है कि, और कहता है कि ए वेस्ट विंड, इसी तरह मेरी आवाज़ को, मेरी भावनाओं को, मेरी अंतर्भावनाओं को क्या करो कि उठा लो और फैला दो। और कहाँ फैला दो?
हिज वर्ड्स, वर्ड्स माने शब्द अर्थात तो उसकी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को, और स्कैटर देम, और उन्हें बिखेर दो। कहां बिखेर दो? लाइक लीव, उन्हीं पत्तियों की तरह, अक्रॉस द नेशन, पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में, टू इंस्पायर चेंज, और ये मेरी जो आवाज हो वो एक चेंज ला दे, एक परिवर्तन ला दे। और वो परिवर्तन किस चीज का होगा, यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। वो शिक्षा का होगा, मानवीय थॉट्स के होंगे कि उनके चेंज जो है अच्छे हो जाएं, जिससे से नई सुंदर पत्तियां आ जाती हैं, उसी तरीके से हमारे थॉट और विचार भी नए और सुंदर बन जाएं। मैं यही चाहता हूं, मेरा इसके अलावा कुछ नहीं है कि मैं उसी तरह पत्तियों की तरह बर्बाद हो करके फिर पूरी दुनिया में फैल जाना चाहता हूं, पूरे देश में फैल जाना चाहता हूं, और अपने इस अच्छे विचारों को कि सब लोगों के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ जाए, अच्छी विचारधाराएं आ जाएं, और ये सारी मेरी अच्छी विचारधाराएं पूरे देश में फैल जाएं और उससे एक परिवर्तन आ जाए। आगे बात वो कहता है कि द फेमस कंक्लूजिंग रिटोरिकल क्वेश्चन, और फिर उसके बाद एक रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्रिएट करता है। रिटोरिकल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, एक अलंकारिक क्वेश्चन पैदा करता है, एक क्वेश्चन पूछता है। क्या, कौन सा क्वेश्चन वो पूछता है? इफ विंटर कम्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या अगर जो है विंटर आता है तो क्या मौसम बहारा दूर रह सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब ये पत्तियां स्कैटर्ड हो गई हैं, बिखर गई हैं, सब कुछ हो गई हैं, तो ये सवाल करता है कि क्या आज जो हमारे ऊपर परेशानियां हैं, तो क्या ये परेशानी हमेशा के लिए है? हर परेशानी के बाद एक नई सुबह होती है, एक नई योजना हमारे दिमाग में आती है, एक नई योजना के साथ फिर हम अपना जीवन शुरू करते हैं। तो वही ये सवाल बहुत बहुत ही मशहूर है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर जो है ठंड का मौसम आता है तो क्या मौसम में बहारा नहीं आएगा? सर्व एज एन एम्ब्लेम ऑफ होप, और ये जो कविता है ना, सर्व एज, ये क्या करती है? सर्व एज, ये सर्व है क्या चीज? एक एम्ब्लेम, एक चिन्ह है, एक निशान है किसका? ऑफ होप, उम्मीद का। ये जो कविता की ये लाइन है ना, इंसान के अंदर होप और आशा भर देता है। जैसे कि मनुष्य है, अपनी परेशानियों से बिल्कुल निराश हो चुका होता है, वो परेशान हो चुका होता है, तो ये जो परेशान लोगों के लिए ये क्या करती है? ये उसको जो है एम्ब्लेम करती है, अर्थात एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करती है। क्या चीज? ऑफ होप, एक उम्मीद का चिन्ह प्रस्तुत करती है, अर्थात एक उम्मीद की किरण जलाती है। और फिर क्या कहता है कि होप पीरियड्स ऑफ डिके, जो समय है बर्बादी के जो समय है, एंड ऑपरेशन जो दबाव के समय है, अर्थात आदमी परेशान है, पीरियड्स ऑफ डिके है, एंड ऑपरेशन है अत्याचार या उत्पीड़न का समय है। ऑपरेस करना माने दबाना, अत्याचार करना, उत्पीड़न करना। प्रेसेज क्या कहता है? कहता है कि जो महसूस करते हैं रीबर्थ, जो आज हम बर्थ महसूस कर रहे थे, हम अपने ऊपर प्रेशर महसूस कर रहे थे, हमारे ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा था, वो फिर रीबर्थ हो जाएगा, अर्थात उसका पुनर्जागरण हो जाएगा। आगे देखिए, द ओड दस फोकस नेचुरल साइकिल इमेजरी, और इस प्रकार से वो साइकिल इमेजरी की बात करता है कि एक घूमती हुई इमेजरी की कल्पना की बात करता है। ओड में शैली ये बताता है कि ये जो सुख दुख है ना, ये एक साइकिल है, ये आता जाता है, ये परमानेंट नहीं है। जिस तरीके से हमको लगता है कि वेस्ट विंड हमें बर्बाद कर रही है, और उसी तरीके से अगर ये आता है तो फिर उसके बाद हमें नई आशाएं और नई दिशा दिखा करके हमें चला जाता है। तो वो यही बात कहता है कि ये जो है सारी चीजें हैं तो डिके एंड ऑपरेशन प्रीसेज रीबर्थ, और यह हमें एक नई चीज दे देता है। द ओड दस फ्यूजेस नेचुरल साइकिल इमेजरी, ये फ्यूजेस करती है, हमें जोड़ देती है एक नेचुरल साइकिल इमेजरी से, विद पॉलिटिकल यार्निंग जो ये क्या कहता है कि एक पॉलिटिकल यार्निंग से ये जोड़ देती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम से ये हमें जोड़ लेती है। ये बहुत सी चीज़ें होती है, यार्निंग से जोड़ देती है। और इमेजिनिंग पोएट्स, और पोएट क्या करता है? इमेजिन करता है। इमेजिनिंग पोएट लैंग्वेज एज अ व्हीकल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, energized by the nature's renewing
पावर। जिस तरीके से ये कविता है वेस्ट विंड है, एक नई चीज़ लाती है, उसी तरीके से वो सोच रहा है, पोएट सोच रहा है ना कि उसकी भाषा भी ना एक व्हीकल है, एक जो है गाड़ी है, या यूं कह लीजिए कि एक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके माध्यम से उसकी आवाज़ दूर तक चली जाएगी और फिर उसके बाद उसको पूरे जो है देश को एक नई एनर्जी मिल जाएगी मेरी आवाज़ से, मेरी बातों से। तो दोस्तों ये कविता थी और इसका जो है पूरा जो है मैंने समराइज़ कर दिया है, इसकी समरी बता दिया है। यदि ये कविता की समरी आपको पसंद आई हो तो आप इस कविता को दूसरों तक पहुंचाइएगा। कई मामले में आपको एग्ज़ाम में इसकी समरी लिखने को आती है, आप इसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और समझ करके इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैंने भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग किया है इसमें, और भाषा को मैंने जो है ट्रांसलेट कर दिया है, शब्दों को भी बता दिया है, और फिर उसके बाद आप देखिए कि मैंने इसकी एक हल्की फुल्की हिंदी भी दे दिया है, ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप इस हिंदी को भी देखिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप लिटलैंग्वेज बाय दिलशाद को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नई चीज़ें, नई नई बातें मिलती रहें इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।